नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस शिक्षा प्लेटफॉर्म पर आपके लिए रीढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षा सामग्री आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, पूरा वीडियो देखें और पूरे वीडियो का निष्कर्ष निकाल के इससे आप अपना ज्ञानार्जन को बढ़ाएं। साथियों, शिक्षण विधियां से संबंधित टॉपिक रीट का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला टॉपिक है, जिसमें 40 से 45 क्वेश्चन रीट परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। शिक्षण विधियां किसे कहते हैं? तो जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। यानी शिक्षक एक शिक्षार्थी को जिस प्रकार से या जिस तरीके से ज्ञान प्रदान करता है उसी को हम शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती है, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती है। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती है, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। साथियों, शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसके अंदर प्रणालियां और योजनाएं सम्मिलित होती है। कई बार क्या होता है कि युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि युक्तियां विधि का अंग हो सकती है लेकिन संपूर्ण विधि नहीं। तो आइए जानते हैं शिक्षण की विविध विधियों के बारे में। साथियों, शिक्षण की विधियों में निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि शिक्षण की विधि है, महत्वपूर्ण विधि है। पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं हमारे। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी को आगमनात्मक विधि कहते हैं। ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथियों, जो निगमनात्मक विधि है इसमें पहले क्या किया जाता है, छात्रों को उदाहरण दिए जाते हैं, और जो आगमनात्मक है उसमें उदाहरण देकर छात्रों को सामान्य नियम से निकलवाया जाता है। तो ये विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तक को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। यानी पाठ्य वस्तु को जब हम उपस्थित करते हैं तो हमारे उपस्थित करने का ढंग ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान दिया जाता है और फिर उस पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। ऐसी विधि संश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले हम वर्णमाला सिखाते हैं, फिर शब्दों का ज्ञान कराते हैं, तो यह संश्लेषणात्मक विधि होगी। उसके बाद शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं, परंतु यदि पहले वाक्य सिखाया जाए, फिर शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाए, तो यहाँ पर विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर हम चलते हैं। विश्लेषणात्मक विधि में पूर्ण से अंगों की ओर हम चलते हैं और संश्लेषणात्मक में अंगों से पूर्ण की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विधि है हमारी वस्तु विधि। शिक्षण का एक प्रशिष्ट सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी मूर्त वस्तु से अमूर्त वस्तु की ओर। इसे प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। वास्तव में ये बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिसमें हमारे नेत्र प्रमुख होते हैं। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। इसलिए आरंभ में वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है। अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए हम वस्तुओं का प्रदर्शन करके उसके विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे 3 और 2
5 को समझाने के लिए छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी, फिर 2 गोलियां रखी और फिर 5 गोलियों को एक साथ गिनवाते हैं, तब 3 और 2 5 छात्रों के सम्मुख स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट विधि है हमारी कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। साथियों, वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से हमारी विधि है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और सर्वे भी। इसमें चित्र, मानचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार वस्तु विधि का प्रयोग होता है उसी प्रकार दृष्टांत विधि का भी प्रयोग होता है। इसमें दृष्टांत दिए जाते हैं। कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान देते हैं, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। यानी छात्र निष्क्रिय रहते हैं और पाठन प्रभावशाली भी नहीं होता है। इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक सबक ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बात कही है। व्याख्यान विधि इसी की सहचरी विधि कहलाती है। उच्च कक्षाओं में प्राय व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। कथन विधि में प्राय हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग हम करते हैं। वे 5 सोपान है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या सिद्धांत स्थापन, आवृत्ति और प्रयोग। परंतु केवल ज्ञान अर्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रस स्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है। अगली विधि हमारी प्रश्नोत्तरी विधि, जिसे हम सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। इसलिए काउलर के अनुसार शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। काउलर ने कहा है कि शिक्षण किसके रूप में होना चाहिए? प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। प्रश्न पूछने की आवश्यकता और महत्व। सुकराती विधि या प्रश्नोत्तरी विधि में जो प्रश्न पूछने की आवश्यकता और महत्व क्यों है, आइए देखते हैं। पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से इसका संबंध जोड़ने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ये ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है। बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण हेतु प्रश्न पूछने आवश्यक हैं। अब बात आती है प्रश्न कैसे होने चाहिए। प्रश्न की भाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए, जिससे छात्र प्रश्न को भलीभांति समझ सके। प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए। प्रश्नों का कम तर्क संगत होना चाहिए। अब हमारी विधि है करके सीखना। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक वरन छात्र है, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात स्व अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी स्वयं के अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त इस विधि में किया जाता है। आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मोंटेसरी और ड्यूबी तक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म दिया है। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जाती है, जैसे शोध विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या जिसे खोज विधि भी कहते हैं, योजना प्रोजेक्ट विधि,
डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षा विधि इत्यादि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना विधि के अंतर्गत शामिल है। आइए शोध विधि। जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ। इस विधि को खोज विधि के नाम से और ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में छात्रों को वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देते हैं। सच पूछे तो वह छात्र का पथ प्रदर्शन करता है तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता रहता है। उसका लक्ष्य यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया न जाए। इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया, फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होना लगा। प्रोजेक्ट विधि है अमेरिका की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूई, किलपेट्रिक, स्टीवेंस आदि के सम्मिलित प्रयासों का फल योजना विधि है। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राय छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल निकालने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनवाते हैं और योजनाओं को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाए। अगली विधि हमारी डाल्टन विधि। अमेरिका के डाल्टन नामक शहर में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की थी जिसे हम डाल्टन योजना कहते हैं, डाल्टन शिक्षा पद्धति कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापन प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है और उनके कार्यों की जांच और संशोधन करता है। वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित में दिया जाता है। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करता है। कार्य अनुवितियों में बटा रहता है। जितनी अनुविति का कार्य पूरा हो जाता है उतनी का उल्लेख उसके रेखा पत्रक पर किया जाता है। 1 मास का कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य उसको दिया जाता है। इस प्रकार छात्र की उन्नति उसके किए हुए कार्य पर निर्भर रहती है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उनमें स्वावलंबन भी आ जाता है। इस योजना के अनेक रूपांतर हुए जैसे बटेविया, विनेटिका आदि योजनाएं। डेक्रोली योजना उद्यम यद्यपि इससे पूर्व की है फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए हैं। अगली हमारी शिक्षण विधि है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम, जिसे गांधी जी के द्वारा दिया गया। इसका मुख्य लेख है वर्धा शिक्षा योजना से लिया गया। महात्मा गांधी जी की वृद्धा योजना या बेसिक शिक्षा बुनियादी तालीम भी अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी थी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। सिद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्तकौशल के द्वारा हमें शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कताई बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की 3/4 जनता लगी हुई। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्तकौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न होती है। मातृभाषा के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। हस्तकौशल केंद्र शिक्षा इसमें दी जाती है। 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान किया। शिक्षा स्वावलंबी हो, कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के लिए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए। और अंतिम सिद्धांत का बड़ा विरोध हुआ और बेसिक शिक्षा में से ही इसको हटा दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा ने देश के अधिकांश शिक्षित वर्ग
को ऐसा पंगु बना दिया है कि वे हाथ से काम करना है मानते हैं। यही कारण है कि संपन्न तथा उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। जैसे ये शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिए रह गई है, अतः धीरे धीरे इस प्रकार की शिक्षा असफल होती जा रही है। उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि शिक्षण विधि अनेक है। सबका प्रवर्तन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में शिक्षा शास्त्री के द्वारा किया गया है। वास्तव में प्रत्येक अध्यापक की अपनी एक क्रियाविधि होती है जिससे वह छात्रों को अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। जो विधि जिसके लिए अधिक उपयुक्त होगी वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। राम राम साहब।